विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और हम डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले मध्य प्रदेश के कॉलेजों में द्वितीय वर्ष यानी बीएससी सेकेंड ईयर बीएससी द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका माइनर फिजिक्स का पहला पेपर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वेव प्रोपोगेशंस विद्युत चुंबकत्व एवं तरंग संचरण। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से, जो कि फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के माइनर का पहला पेपर है। ये वीडियो स्पेशली हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम आप तक लेकर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के कॉलेजों में द्वितीय वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों, देर ना करते हुए इस पूरे पेपर के सिलेबस की तरफ चलते हैं कि पांचों यूनिट में कौन कौन से सिलेबस का समावेश किया गया है और उसके बाद हम बात करेंगे पांचों यूनिट के कौन कौन से प्रश्न पढ़ना आवश्यक है और कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। तो अब देर ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। उससे पहले हमेशा की तरह अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो क्या करने का है, वीडियो को लाइक करने का, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और खास बात है कि अभी तक आपने आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो चलते हैं सेकंड ईयर की बात करें। बीएससी सेकंड ईयर यानी बीएससी द्वितीय वर्ष फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का पहला पेपर जिसका नाम है विद्युत चुंबकत्व एवं तरंग संचरण। इसकी यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और विद्यार्थियों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके सिलेबस की तरफ मैं आपको ले चलता हूं कि कौन कौन सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यहां पर दिया हुआ है। तो पहला दिया हुआ है यहां पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय आवेश एवं अवधारणा। प्राचीन भारतीय आवेश एवं क्षेत्र की अवधारणा, एंसेंट इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज एंड फील्ड। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू रवि एंड प्रोपान यानी रे और प्राण का परिचय। रे और प्राण का परिचय भी आप लोगों से कहा गया है कि रे और प्राण का परिचय भी आपको देना है। उसके बाद में विश्लेषिक दर्शन के पदार्थ का सिद्धांत का अध्ययन कीजिएगा। उसके बाद में विशेष रूप से द्रव्य गुण एवं कर्म की अवधारणाएं जो भौतिक परिघटनाओं को दार्शनिक रूप से समझने का अस्तित्वगत आधार प्रदान करती हैं, पर्टिकुलरली द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द्रव्य। उसके बाद गिला एंड द कर्म विच फॉर्म द ontologicals based on the describing physical phenomena। उसके बाद दिया हुआ है विद्युत आकर्षण परिघटनाओं एवं प्राकृतिक ऊर्जा से संबंधित प्राचीन अवलोकन। आ जाते यूनिट नंबर सेकंड में दिया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं विद्युत एस्थेटिक की बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड में। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा तो इसमें कुलाम्स लॉ यानी कुलाम का नियम। उसके बाद में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण। उसके बाद गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, गाउस का नियम है उसके अनुप्रयोग। विद्युत क्षेत्र का कर्ल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव का परिचय, चालक मूल गुण और प्रेरक आवेश यानी बेसिक प्रॉपर्टी इंड्यूस्ड एंड चार्ज। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, पदार्थ के विद्युत क्षेत्र जैसे पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण, बॉन्डेड चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डाइलेक्ट्रिक, बंधित आवेश, विद्युत विस्थापन, रेखीय डाइलेक्ट्रिक, संवेदनशीलता एवं पारगम्यता और सीमांत शर्त। आ जाते हैं इसके बाद यूनिट नंबर 3 की तरफ जिसमें आएगा मैग्नेटोस्टैटिक्स यानी चुंबक स्थितिक। और इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको लॉरेंज बल, चुंबकीय क्षेत्र बल एवं धाराएं, बायोट सावर्ट नियम, स्थिर धारा का चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस एवं कर्ल, एम्पियर का नियम तथा उसके अनुप्रयोग, चुंबकीय सदिश विभव। इसके बाद हमको पढ़ना होगा पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीकरण, बंधित धारा यानी बाउंडेड करंट्स। उसके बाद सहायक क्षेत्र, एक्सिलरी फील्ड, चुंबकीय संवेदनशीलता एवं पारगम्यता। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में, का नाम क्या है तो यहां पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड कन्वर्सेशंस लॉ, विद्युत चुंबकीय गति विज्ञान एवं संरक्षण नियम। तो इसमें आपको पढ़ना होगा यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस और फेराडेज लॉ। उसके बाद में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल्फ एंड द म्यूचुअल इंडक्शंस, एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट करंट,
उसके बाद कर्वेचर्स, एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल इक्वेशंस इन वैक्यूम एंड द इन मीडियम्स और बाउंड्री कंडीशन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, प्रेरित विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत चालक का बल यानी ईएमएफ, स्व एवं पारस्परिक प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा, विस्थापन धारा, एम्पियर के नियम में सुधार, मैक्सवेल के समीकरण, निर्वात में एवं माध्यम में, और सीमांत शर्त। सेकंड, इसके अलावा इसमें सेकंड टॉपिक जो दिया हुआ है वो संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन लॉ, कंटिन्यूअस इक्वेशन निरंतरता समीकरण, पॉइंट्स वे ऊर्जा संरक्षण। आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 यानी आखिरी यूनिट की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें आपको पढ़ना होगा वेव इक्वेशन, तरंग समीकरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगे, एक वर्णीय समतल तरंगे यानी मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव्स, और एनर्जी एंड मोमेंट्स इन ईएम वेव, ईएम तरंगों में ऊर्जा एवं गति। उसके बाद पढ़ना होगा आपको प्रोपेगेशंस इन लीनियर मीडिया, रिफ्रैक्टिव एंड द रिफ्रैक्शंस, रेखीय माध्यम में संचरण, परावर्तन एवं अपवर्तन। उसके बाद नॉर्मल इंसिडेंट, स्नेल लॉस और फेशल इक्वेशन, सामान्य आपतन, स्नेल का नियम और फ्रेटल समीकरण। उसके बाद में समांतर लंबवत क्षुमण के लिए गुणात्मक अध्ययन, बूस्टर कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये इतने यूनिट आपको दी हुई है। यूनिट 5 का सिलेबस हमने देखा। अब हम पांचों यूनिट में कौन कौन से प्रश्न पढ़ना आपको आवश्यक है, कौन कौन से अच्छे प्रश्न, उन प्रश्नों की तरफ हम आपको ले चलते हैं। तो यूनिट नंबर 1 जिसमें का नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कौन कौन से प्रश्न पढ़ना आवश्यक है। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, प्राचीन भारतीय विज्ञान में रई और प्राण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न, रई और प्राण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विद्युत एवं ऊर्जा संबंधी विचारों का वर्णन करते हुए आधुनिक भौतिक में उनकी तुलना कीजिए। तीसरा प्रश्न है, रई और प्राण आधुनिक भौतिकी के चार्ज और फील्ड या पदार्थ और ऊर्जा के समकक्ष किस प्रकार देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में वर्णित रई और प्राण की ड्यूलिटी का विश्लेषण कीजिए। अगला प्रश्न है, बताइए कि रई और प्राण ब्रह्मांड की भौतिक परिघटनाओं को समझाने में किस प्रकार एक आधारभूत सिद्धांत का कार्य करता है। क्वेश्चन है, महर्षि कणाद, छठा प्रश्न है, महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत पदार्थ सिद्धांत की विवेचना कीजिए। भौतिक विज्ञान को समझने के लिए इसके महत्व को समझे। डिस्कस द थ्योरी ऑफ द मैटर विद इन द महर्षि कणाद। वैशेषिक फिलॉसफी हाइलाइट्स इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स। अगला है, वैशेषिक दर्शन में वर्णित 7 पदार्थों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, भौतिक परिघटनाओं को समझने में वैशेषिक दर्शन के पदार्थ सिद्धांतों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द रोल ऑफ द वैशेषिक फिलॉसफी थ्योरी ऑफ मैटर्स अंडरस्टैंडिंग फिजिकल फिनोमेना। नौवां प्रश्न है, वैशेषिक दर्शन के अनुसार द्रव्य, गुण और कर्म की अवधारणा को परिभाषित कीजिए। अगला प्रश्न है, द्रव्य, गुण और कर्म ये तीनों तत्व मिलकर किसी भौतिक परिघटना की व्याख्या करने के लिए किस प्रकार एक अस्तित्वगत आधार प्रदान करते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, आधुनिक भौतिक में मास पार्टिकल प्रॉपर्टी और मोशन फोर्स में जो सिद्धांत है उनकी तुलना वैशेषिक दर्शन के द्रव्य, गुण और कर्म से कीजिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विशेषकर अथर्ववेद में विद्युत चुंबकत्व और प्राकृतिक ऊर्जा से संबंधित क्या क्या अवलोकन या विवरण मिलते हैं, उनके वैज्ञानिक निहितार्थ का विश्लेषण कीजिए। अगला प्रश्न आएगा, प्राचीन काल में भारतीयों को प्रकृति में होने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण अट्रैक्शन रिपल्शन की जो थ्योरी है उनके व्यावहारिक ज्ञान था। अथर्ववेद और अन्य समकालीन स्रोतों के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों के संबंध में प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एंशिएंट इंडियन पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द वेरियस फॉर्म ऑफ द नेचुरल एनर्जी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय विज्ञान में ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा परिवर्तन संबंधी विचारों की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न आता है, अथर्ववेद में वर्णित विद्युत चुंबकत्व एवं ऊर्जा संबंधी अवधारणाओं का अध्ययन एवं वैज्ञानिक विशेषक प्रस्तुत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक विवरणों के अनुसार सोमनाथ मंदिर का मूल ज्योतिर्लिंग हवा में तैरता रहता था। इस परिघटना के पीछे छिपे संभावित वैज्ञानिक सिद्धांत जैसे कि चुंबकीय उत्तोलन और दिशात्मक चुंबकित्व बल को तार्किक और वैज्ञानिक विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित रहस्यमय या अलौकिक प्रतीत होने वाली घटनाओं जैसे तैरता हुआ सोमनाथ लिंगम को आधुनिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के चश्मे से देखना क्यों आवश्यक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, 19 और 20वें आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए।
और लास्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट का, प्राचीन भारतीय विज्ञान के उदाहरणों के अध्ययन का वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा में क्या महत्व है, विस्तार से लिखिए। विद्यार्थियों आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थैतिकी। इसमें पहला प्रश्न है कूलाम का नियम को परिभाषित कीजिए, इसके वेक्टर फॉर्म को समझाइए, यह नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से किस प्रकार समानता और भिन्नता रखता है। अगला क्वेश्चन है सतत आवेश वितरण यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है लीनियर सरफेस और वॉल्यूम आवेश घनत्व के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए गणितीय व्यंजक स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में कर्ल यानी कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि स्थिर विद्युत क्षेत्र का कर्ल शून्य होता है और समझाइए कि यह गुण विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को परिभाषित करने में किस प्रकार सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है स्थिर विद्युत में गाउस का नियम का उल्लेख कीजिए और इसके अवलोकन तथा समाकलन का रूप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउस के नियम का उपयोग करके एक समान रूप से आवेशित अनंत पतली समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श चालक यानी कंडक्टर के बुनियादी यानी बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी के विस्तृत विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टर इज जीरो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, जब किसी अनावेशित चालक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें इंड्यूस चार्ज किस प्रकार पुनर्आवेशित होता है, चित्र सहित बताइए। अगला प्रश्न है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में ध्रुवण यानी पोलराइजेशन की परिघटना का विस्तार समझाइए, इसके कारण उत्पन्न होने वाले बाउंडेड चार्ज यानी आयतनीय और पृष्ठीय की अवधारणा को भी स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत विस्थापन यानी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट D और इलेक्ट्रिक फील्ड E और पोलराइजेशन P के बीच में रिलेशन को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए विद्युत संवेदनशीलता ससेप्टिबिलिटी और पारगम्यता को परिभाषित कीजिए। दो अलग अलग, अगला प्रश्न आता है प्रश्न क्रमांक 14, दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक माध्यमों की सीमा पर विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विस्थापन D के लिए सीमांत यानी बाउंड्री कंडीशन को व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 यूनिट नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन है जब किसी डाइलेक्ट्रिक को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके भीतर आणविक यानी डाइपोल्स का अलाइनमेंट किस प्रकार होता है, समझाइए। तो विद्यार्थियों आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ जिसका नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स यानी चुंबक स्थितिकी। पहला प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। डिफाइन द लोरेंज फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि कोई आवेशित कण किसी ऐसे क्षेत्र में गति कर रहा है जहां विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित है तो उस पर लगने वाला कुल बल का गणितीय समीकरण लिखिए और इसकी भौतिक महत्व यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3 बायो सावर्ट का नियम का उल्लेख कीजिए, इस नियम का उपयोग करके एक सीमित लंबाई के सीधे चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में डाइवर्जेंस और कर्ल के भौतिक अर्थ को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र का डाइवर्जेंस हमेशा जीरो होता है और यह तथ्य चुंबकीय एकल ध्रुव यानी मैग्नेटिक मोनोपोल्स के अस्तित्व के बारे में क्या बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एम्पियर का परिपथीय नियम यानी एम्पियर्स लॉ का कथन यानी उसका स्टेटमेंट लिखना है और इसके डिफरेंशियल फॉर्म को डेराइव करना है और साथ में इसके एप्लीकेशन को भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल यानी चुंबकीय सदिश विभव को परिभाषित कीजिए। अगला है स्थिर चुंबकत्व में इसकी आवश्यकता क्यों होती है और इसके चुंबकीय क्षेत्र से क्या संबंध है। अगला प्रश्न जब किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके मैग्नेटिज्म की परिघटना कैसे होती है, इसके कारण उत्पन्न होने वाले बाउंडेड करंट्स की अवधारणा को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक चुंबकीय क्षेत्र सदिश चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकीकरण के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। भौतिकी में H और B के बीच में रिलेशन को भी बताइए, उसके डिफरेंस बताइएगा। प्रश्न क्रमांक 11 चुंबकीय संवेदनशीलता यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और पारगम्यता से आप क्या समझते हो, इसके भी संबंध स्थापित कीजिए और बताइए कि राशियां डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक पदार्थों के लिए किस प्रकार भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीधी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय सुई यानी कंपास नीडल की सहायता से बल रेखाएं खींचने की विधि का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र के पैटर्न की व्याख्या कीजिए और दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का यानी राइट हैंड थंब रूल को भी समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वाले पदार्थों के बीच में डिफरेंस को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और लो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दोनों सीरीज के दो एग्जांपल दीजिए और स्पष्ट कीजिए कि इनके चुंबकीय गुणों के आधार पर इनके उपयोग आधुनिक तकनीकों जैसे ट्रांसफार्मर
कोर, मैग्नेट ट्रेन और चुंबकीय परीक्षण में कैसे किए जा सकते हैं। आ जाते विद्यार्थियों यूनिट नंबर 4 की तरफ हम लोग। यूनिट नंबर 4 का नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड द कंजर्वेशन लॉ, विद्युतीय गति विज्ञान एवं संरक्षण नियम। पहला प्रश्न बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस इन डिटेल, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को विस्तार से समझाइए। दूसरा प्रश्न है, फैराडे के गणितीय रूप को लिखिए और प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तथा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन को समझाइए। अगला प्रश्न आता है, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन से आप क्या समझते हो। दो पास पास रखी कुंडलियों के लिए पारस्परिक प्रेरण गुणांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अगला प्रश्न आता है, डिस्प्लेसमेंट करंट की अवधारणा क्या है। नेक्स्ट है, मैक्सवेल द्वारा एम्पियर के नियम में किए गए सुधार को समझाइए और दर्शाइए कि निरंतरता समीकरण के साथ कैसे सुसंगत है। अगला प्रश्न है, वैक्यूम कोर किसी भौतिक माध्यम में मैक्सवेल के चारों समीकरणों का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रूपों में लिखिए, प्रत्येक समीकरण का भौतिक महत्व भी समझाइए। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग माध्यमों की सीमा पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सीमांत शर्तों की व्युत्पन्न कीजिए। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा यानी एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड का सूत्र लिखिए और एनर्जी डेंसिटी को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र यानी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बीच में डिफरेंस बताइए। लेंज का नियम क्या है, यह किस संरक्षण नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के संरक्षण के लिए निरंतरता समीकरण कंटीन्यूअस इक्वेशन को डिराइव कीजिए और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को भी समझाइए। अगला क्वेश्चन है, पॉइंटिंग थ्योरम का कथन लिखिए और इसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के रूप में सिद्ध कीजिए। अगला, पॉइंटिंग वेक्टर एस को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक क्या होता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा के प्रवाह की दिशा और दर को कैसे प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, एक साधारण परिपथ में वोल्टेज और धारा को मापकर ओम के नियम यानी V = IR का सत्यापन आप प्रयोगशाला में कैसे करेंगे, आवश्यक परिपथ बनाकर प्रेक्षण तालिका के रूप में दर्शाइए। विद्यार्थियों, हम आगे अब यूनिट नंबर 5 यानी आखिरी यूनिट की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ना आवश्यक है। तो पहला, मैक्सवेल के समीकरण का उपयोग करके निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग समीकरण की स्थापना कीजिए। दूसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि निर्वात में इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ दिस वेव्स इन द वैक्यूम इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, फॉर मोनोक्रोमेटिक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव करना है। तो पहला, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर लंबवत होता है, ये दोनों क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ऊर्जा और संवेग यानी एनर्जी एंड मोमेंटम के संचरण को विस्तार से समझाइए। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए एनर्जी डेंसिटी और पॉइंटिंग वेक्टर के सूत्रों को व्युत्पन्न कीजिए। अगला प्रश्न है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द रोटेशंस प्रेशर्स इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों का अनुपात प्रकाश के वेग c के बराबर होता है। अगला प्रश्न, दो पारदर्शी रेखीय माध्यमों की सीमा पर सामान्य आपतन की स्थिति में विद्युत चुंबकीय तरंगों के परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए फ्रेनेल इक्वेशंस का भौतिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न आता है, समांतर और लंबवत यानी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के मामलों के लिए गुणात्मक रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूस्टर कोण को परिभाषित कीजिए, डिफाइन बूस्टर एंगल। अगला, सिद्ध कीजिए कि जब प्रकाश बूस्टर कोण पर आपतित होता है तो परावर्तन और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की परिघटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के दृष्टिकोण से समझने में क्रिटिकल एंगल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रेफरेंस में स्नेल के नियम की बाउंड्रीज कंडीशन की सहायता से संक्षिप्त में समझाइए। प्रश्न क्रमांक 15, जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यह भी समझाना होगा।
अगला प्रश्न, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण का स्वच्छ आरेख बनाइए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड और उसकी तरंग संचरण की दिशा के परस्पर लंबवत संबंधों के स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। आरेख के मुख्य घटकों को संक्षिप्त में समझाइए। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में कांच के स्लैब और लेंजर प्रकाश की सहायता से स्नेल के नियम का सत्यापन करने की पूरी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का वर्णन कीजिए। विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे हमारे साथ यानी आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और अभी तक हम डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपके साथ जुड़े हुए थे। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ में, नई इंफॉर्मेशन के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।